हेलो लिसनर्स। आज मैं आपके सामने क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी जिसके आपको नोट्स एंड एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के भी नोट्स दिए जाएंगे। आपको पहले बताया कि एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हमारे माइंड को एनालिसिस करने में हेल्प करता है कि मतलब हर चीज़ को हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो एनसीईआरटी साइंस की एग्जाम्पल प्रॉब्लम उसके लिए होता है। ये चैप्टर की बेसिस पे होता है। ये आपको स्कूल की तरफ से नहीं मिलता है, पर ये कॉम्पिटिशन वाले एग्ज़ाम्स बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो बोर्ड में है, अगर बोर्ड तो देखा जाए तो 10th का बोर्ड होता है और +2 का बोर्ड होता है, तो वहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स की अपनी ही वैल्यू होती है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम का वैसे मेन मोटिव वही होता है कि आपको एनालिटिकल माइंड आपका खोलना है, कि सोचने समझने की क्षमता। तो ये आपके सामने चैप्टर लेसन 3 है। पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसन 1 एंड लेसन 2 दिया था, वो 40 मिनट्स का वीडियो हो गया था, उस कारण से अब लेसन 3 एक अकेले वीडियो आ रहा है इसका। तो इसमें आपको स्कूल नोट्स दिए जाएंगे बच्चों के लिए, और साथ में एसएससी एंड स्टेट सर्विस कमीशन के आपको नोट्स दिए जाएंगे इसमें, जो कि दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पर जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है इन नोट्स में। पर आप इसको सुनकर अपने नोट्स खुद बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो आपको लगता है कि जो लिखना चाहिए। चलो आइए हम इसको शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 की। मतलब अगर आपने धागा आपने सुई में डाला होगा, तो उसमें भी आपने आगे देखा होगा कि उसके मतलब आगे काफ़ी सारे पार्ट्स हो जाते हैं, तो उसको हम स्ट्रैंड्स बोलते हैं। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो पतले से जो धागे की जो आगे रुंगी होती है एक थ्रेड की, वो भी उनसे छोटे थ्रेड से बना होता है। मतलब इस क्वेश्चन यहाँ पे बताने का अर्थ यह है कि जैसे आपने एक धागा लिया जिसमें सुई में डालना है, तो उस धागे के आगे आप देखोगे कि वो 2-3 छोटे छोटे धागों से मिलकर बना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप उन छोटे छोटे धागों में से भी किसी एक धागे को नहीं उठाओगे, तो उसको भी आप आगे से देखोगे फर्दर और आगे वो छोटे धागों से बना है। जो वो छोटे धागों से बना है वो फैब्रिक्स है। और फैब्रिक्स को मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एक कॉटन का, अगर आपके जो खेतों में बॉल्स लगी होती है कॉटन बॉल्स, वो उसको उठाएंगे, जो छोटे छोटे पार्ट्स में होता है वो फाइबर्स होते हैं। तो वही बताने की कोशिश की गई है कि फाइबर्स वो होते हैं, छोटे से छोटा रूप होता है एक धागे का, तो उसको फाइबर्स बोलते हैं। आगे ये देख लेते हैं जो यहाँ पे लिखा है फैब्रिक्स। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम यार्न एंड यार्न फ्रॉम फाइबर्स। और फैब्रिक्स का मतलब होता है जो आप कपड़े पहन रहे हो, और यार्न का मतलब होता है जो धागा, और फाइबर्स मतलब जो एक सबसे छोटा रूप होता है यार्न का, यानी जो आपके खेतों में लगा है, खेतों से वो कॉटन आता है वो यार्न में कन्वर्ट होता है, यानी एक धागे में, और धागे का यूज़ होकर वो फैब्रिक्स में बनता है। आगे देखते हैं वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम। ये जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स का मैंने आपको बताया नहीं, जो सबसे छोटा रूप होता है, जैसे कॉटन है, कॉटन बॉल्स के अंदर जो सबसे छोटा रूप है वो फाइबर्स हैं। फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। यानी जो कॉटन और जूट होती है वो यहाँ पे आपको एरो लगा के बताया गया, प्लांट्स, और सिल्क एंड वूल्स जो होती है वो एनिमल्स से मिलती है। और जो इसमें वूल है वो भी हमें गोट यानी बकरी, और शीप यानी भेड़, याक हमें लद्दाख में देखी जाती है, और याक से ही हमें वो मिलती है, याक से भी हमें वूल्स मिलती है, एंड कैमल्स। और जो सिल्क होता है वो भी एनिमल से मिलता है, और वो कोकून्स ऑफ सिल्कवॉर्म, इसके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, कोकून्स होते क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे बनते हैं, ये आगे आपको चैप्टर्स में आएगा। अब आगे देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो हमें एनिमल्स से नहीं मिलते या फिर प्लांट्स से भी नहीं मिलते हैं। यहाँ पे माफ़ कीजिए, यहाँ पे प्लांट्स भी आएगा। विच आर नॉट फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स भी, इसका डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन होएगी, द फाइबर्स विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स एंड मेड बाय ह्यूमन बींग्स बाय देमसेल्व्स। अगर ये भी याद रख ले तो भी ठीक है यहाँ पे। और आगे देखते हैं पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर का मतलब होता है, पॉली मतलब मैनी, और एस्टर एक केमिकल कंपाउंड है। तो उन सब का जब बहुत सारा मिलकर बनता है तो वो एक पॉलीएस्टर बनाते हैं। पॉलीएस्टर के बारे में भी आप अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे, जो कि पॉलीएस्टर में अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो पॉलीएस्टर होता है रेन शीटर्स। जो आप रेन शीटर्स पहनते हो ना, रेन शीटर्स, जो आपको आजकल बच्चे वो भी रेन शीटर पहनना चाहता है, ये भी कपड़ा होता है। या आप इसका एग्जांपल से आप पॉलिएस्टर देख सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे कि पॉलिएस्टर होता क्या है, मतलब इसका दिखता है कैसा है कपड़ा। और जो नाइलॉन है भी सिंथेटिक है। नाइलॉन जो NY मतलब न्यूयॉर्क, और LON मतलब लंदन। ये न्यूयॉर्क और लंदन की दोनों ही मतलब वहाँ से आया है, ये न्यूयॉर्क प्लस लंदन। न्यूयॉर्क अपना USA में है, और लंदन अपना UK में है। और एक्रिलिक इन सब की आप पिक्स आप देख सकते हो ऑनलाइन, ये सब सिंथेटिक फाइबर से, और ये कैसे हैं ये आप सब देख सकते हो। और अगला देखते हैं सम प्लांट फाइबर्स। वैसे भी आप आने वाले चैप्टरों में सिंथेटिक फाइबर्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक,
इन सबको हम आगे ध्यान से आने वाले चैप्टर्स में आएगा ये इसके बारे में डिटेल में। तो अब देखते हैं सम प्लांट फाइबर्स 3.3 कॉटन इट इज़ यूज्ड इन विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स। ये थोड़ा एनसीईआरटी में दिया गया था कि ये ऑयल लैम्प्स की विक्स में यूज़ होता है। अगर आपने घर में वो जलाया हो, क्या बोलते हैं उससे, जब लाइट चली जाती है आप सभी के, तो लैंप्स जलाए हों, तो वहाँ पे जो आपके अंदर विक डाली होती है, मतलब जो आपके धागा डाला होता है नीचे को जिससे वो रोशनी निकलती है, वो कॉटन की बनी होती है। कंपटीशन वाले बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये आप खुद इसमें से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालिए यहाँ से, पर इसमें सारा ही निचोड़ निकाला गया है एनसीईआरटीज़ का, पर आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा खुद भी। इनमें से आप खुद निकालने की कोशिश की हो जाए, काफ़ी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं ये, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद निकाल सकते हैं इसमें से, इसके बाहर कुछ नहीं बच रहा है। जो आपकी एक्सरसाइज भी होती है, जो बुक के एंड में एक्सरसाइज दी गई होती है, उसको भी इसमें अच्छी तरीके से कवर किया गया है। आगे देखते हैं। जो कॉटन होती है वो फील्ड्स में ग्रो की जाती है, ये हमें पता है, और ये ब्लैक सॉइल में आती है। ये ब्लैक सॉइल जो आपका महाराष्ट्र वाले रीजन में होता है, इसके बारे में भी आप अपनी जियोग्राफी की बुक में अच्छी तरह पढ़ोगे। और ये वार्म यानी गर्म क्लाइमेट में होती है, यानी गर्म वातावरण में। और कॉटन जो है वो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखना। जो कॉटन होता है वो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का। वो जो कॉटन है वो ना ही वो फ्रूट होता है, ना ही वो कुछ और होता है, बस वो फ्रूट होता है। वो ना स्टेम होता है ना कुछ और होता है, वो सिर्फ फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा भी गया है। आइए देखते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन क्या होता है। गिनिंग वॉज डन बाय हैंड्स। गिनिंग ऑफ कॉटन का सरल शब्दों में बताया जाए तो जो भी आप कॉटन से जैसे कॉटन बॉल्स को सबको इकट्ठा करते हैं और उनमें से जो उसके बीज होते हैं उन सबको साइड करना ही गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। ये मशीन से की जाती है और हाथों से की जाती है। ये लिखा है फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब कंघी द्वारा वो उसमें से सीड्स निकाले जाते हैं। आगे देखते हैं जूट। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जो कॉटन है वो फ्लावर फ्रूट है, वो फ्लावर नहीं है। और जो जूट है ये स्टेम से निकाली जाती है। स्टेम तो मतलब पता है ना, जो तना होता है, जो मेन तना होता है, जिससे मतलब आगे फर्दर आगे लीव्स वगैरह बनी होती है, मतलब फर्दर आगे ट्री डिवाइड होता है, तो वही है। ये जो जूट है वो स्टेम होती है जूट प्लांट की। और ये इसको मतलब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, मतलब इसको मतलब रेडी किया जाता है रेनी सीजन के टाइम। और जो जूट है वो वैसे आपको पता है जूट फेमस कहाँ पे होती है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, यानी बांग्लादेश वाले रीजन में ये होती है। और जो इंडिया है ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, पर प्रोड्यूसर बांग्लादेश है अपना। तो जूट ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। अगर आपने मैप देखा हो क्लास 6 के बच्चे, अगर अपनी ज्योग्राफी की बुक में लास्ट पेज खोलेंगे तो वहाँ वेस्ट बंगाल देख सकते हैं आप, बिहार और आसाम देख सकते हैं। और इट इज़ हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ फ्लावरिंग स्टेज। और इसको तभी मतलब इसको काटा जाता है, तोड़ा जाता है, मतलब इसको इसकी फसल काटी जाती है जब ये फ्लावरिंग स्टेज में, जब ये पौधा बनता है तब इसको काटा जाता है। और इसको पानी में रखा जाता है कुछ दिनों तक, और वहाँ पे ये उसकी जो स्टेम है वो पकती है और उसमें से उस फाइबर्स को निकाला जाता है। इसको आप ध्यान से देखते रहिए और पढ़ते रहिए, आसान है बिल्कुल। शिट बैटरी। नाउ ऑल दीज फाइबर्स सच एज कॉटन एंड जूट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। अब इसका मतलब देखना है कि जो फाइबर्स होते हैं सच एज कॉटन, मैंने आपको बताया था ना कि फाइबर्स सबसे छोटा रूप होता है किसी भी धागे का, तो वो कॉटन है। और जूट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, यानी उनको पहले धागों में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद 3.4 है अगला, स्पिनिंग कॉटन यार्न्स। मतलब स्पिनिंग मतलब उनको यार्न्स फाइबर से उनको यार्न में कन्वर्ट करने को, कि प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। वीविंग हम पता है ना किसको बोलते हैं, कि मतलब हमें फाइबर्स बनाने हैं, मतलब हमने कॉटन लिया है, कॉटन फ्लावर लिया है, मतलब कॉटन फ्रूट है, उसको लिया है, उसको मतलब निकाला है, उसके बीज निकाले, सब कुछ ऐड कर दिया और एक जगह हमने इकट्ठे कर दिए घर ला के, मतलब अच्छी तरह सूफ करके उसको हम वीविंग बोलते हैं। और फिर उसका स्पिनिंग प्रोसेस शुरू होता है। स्पिनिंग प्रोसेस में जो फाइबर्स होते हैं, जो अपने घर में कॉटन लाया है, उनको आप जो धागों का रूप दोगे वो स्पिनिंग कहलाती है। ये क्लास आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको इस तरह इसमें समझ आ जाएगा प्रोसेस के बारे में। बाकी देखते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। आपको बताया है कि यार्न से फाइबर से हमने जो यार्न बनाना है उसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। और इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन और वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। मतलब वही है जो भी बताया मैंने आपको, इकट्ठा किया जाता है और एक साइड से पकड़ दूसरी साइड तक घुमाते हैं। और ये मतलब एक साइड पकड़ते हैं और दूसरी साइड को घुमाते हैं, और इससे वो गोल गोल घूम के एक धागा बनता जाता है। मतलब
दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यान। ये आपस में पास पास आते हैं और इसको मिलकर ये एक धागे का रूप ले लेते हैं। और इट इज़ डन बाय तकली एंड चरखा। ये चरखा और तकली की मदद से किए जाते हैं। जो तकली आप इन सब की पिक्स देख सकते हो ऑनलाइन पे। चरखा तो हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा यूज़ किया जाता था। और एक बार मैं आपको इसमें से बता दूँ, वहाँ पे बुक में लिखा था पर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि वो इंडिपेंडेंस के लिए जो गांधी जी थे उन्होंने खादी को प्रमोट किया था इंडिपेंडेंस के लिए, ताकि जो वहाँ से यूके से यानी इंग्लैंड से जो भी वहाँ कपड़े आ रहे थे तो उनका बहिष्कार कर सकें, ताकि हमें यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट को मतलब एक वो स्वदेशी मूवमेंट को एक फोर्स मिल सके। तो आगे देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें रेड पेन से। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956। ये आज़ादी की बात की जा रही है यहाँ पे टू पॉपुलराइज से, कि खादी को जो पॉपुलराइज करने के लिए। अब देखो, अब आपके जो कपड़े पहन रहे हो जो सिंथेटिक कपड़े हैं ये सस्ते आते हैं, पर अपने खादी कपड़ों को प्रमोट करने के लिए मतलब अपना हैंड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए एक वो बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूट ने एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956। ये कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम्स को ध्यान रख लो ये वर्ड्स। स्पिनिंग इज ऑल्सो डन बाय मशीन्स। स्पिनिंग मशीन्स के द्वारा भी की जाती है और हाथों से भी की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। अब देखो, वीविंग में कॉटन्स को इकट्ठा किया जाता है, स्पिनिंग में यार्न बनाई जाती है यानी धागे बनाए जाते हैं, और फिर उसके बाद स्पिनिंग ऑल्सो मेड बाय मशीन्स। हाँ ठीक है, तो हो गया। स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ठीक, अब देखते हैं यार्न टू फैब्रिक्स। यार्न टू फैब्रिक्स बनाने के दो प्रोसेसेस हैं, वीविंग एंड नाइटिंग। वीविंग का मतलब होता है, अब आगे देखते हैं वीविंग का मतलब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। अब आपने जैसे देखा होगा कि अगर अगर आप मतलब दो धागों को, जैसे यहाँ पे आपको शेप दिख रही है ना, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर करके आपके पूरे कपड़े बनाए जाते हैं, तो वो वीविंग कहलाती है। और जो आपका टू सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक एंड वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। एक लूम्स एक मशीनें होती हैं, अगर आप इनको ऑनलाइन अभी आप इनकी पिक्स देख सकते हो, और इन सब को बनाने के लिए लूम्स की हेल्प ली जाती है। मतलब फिर से मैं आपको रिपीट करा दूँ, वीविंग के लिए दो धागे दो यार्न्स लिए जाते हैं और उनको अगर आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके बांधेंगे तो वहाँ से एक पैटर्न होता है। जैसे आप अपना टावल देखोगे ना, तो टावल में किस प्रकार वो धागे बंधे होते हैं, तो वो है वीविंग प्रोसेस। और नेटिंग प्रोसेस जो आपकी दादी माँ या फिर आपकी मम्मी या फिर कोई और मतलब वर्किंग बॉडी है कोई, वो नेटिंग करता है। यानी वो एक जैसे ऊन होती है, ऊन से जो स्वेटर बनाया जाता है वो नेटिंग का ही एक एग्जांपल है। तो अ सिंगल यान यानी एक ऊन का एक धागा ही होता है ना, इज मेड टू मेक पीस ऑफ फैब्रिक्स। एक सिंगल धागे से ही एक पूरा फैब्रिक्स बनाया जाता है, यानी जो आप स्वेटर पहनते हो वो फैब्रिक्स कहलाती है। तो एक सिंगल धागे से ही आपका वो पूरा फैब्रिक्स बनता है, वो है नाइटिंग। इस चैप्टर का मतलब ये है कि आप एक 3 वर्ड्स को समझ जाओ, फैब्रिक्स, फाइबर्स और एक और वर्ड है यान का, बस यही बताने का मतलब है। फॉर बोथ दीज वीविंग एंड नाइटिंग, डब्ल्यू एंड की का मतलब है वीविंग एंड नाइटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, ये थोड़ा लास्ट टॉपिक है आज का। इवन इंडियंस अर्ली इंडियंस सॉरी माफ़ कीजिए, अर्ली इंडियंस मेड फैब्रिक्स मेड अप ऑफ कॉटन विच ग्रो नियर गंगा वैली। यानी जो इंडियंस थे वो कॉटन पहनते जो गंगा वैली में उगती थी। मतलब एशियन टाइम्स की बात की जा रही है यहाँ पे कि एशियन टाइम्स में इंडियंस जो थे वो जो कॉटन पहनते थे, यानी कॉटन के जो कपड़े पहनते थे वो गंगा वैली से आते थे। पहले के टाइम में तो कोई कपड़े होते नहीं थे, सिर्फ कॉटन ही होता था और फ्लाक्स होता था। मतलब उस टाइम तो कुछ और थे भी नहीं, तो कॉटन के कपड़े पहने जाते थे। लास्ट तो सिंथेटिक कपड़े आ गए हैं। तो फ्लैक्स जो है ये भी एक कॉटन की तरह दिखता है। इसको आप ऑनलाइन इसकी पिक्स देख सकते हो। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। यहाँ पे ऑनलाइन बताने का आपको मतलब ये है कि आप इनको याद रहे। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद नहीं रह पाएगा ज़्यादा समय तक, अगर आप खुद देखोगे तो आपको याद रहेगा। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। इन एशियंट इजिप्ट जो फ्लैक्स है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक एशियंट इजिप्ट में कॉटन एंड फ्लैक्स का वहाँ पे कल्टीवेशन होती है रिवर नाइल के पास। ठीक है, ये आगे पिछले पेज का ही है, कॉटन इज ये वाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस एक लिखा गया था कि कॉटन रोल्स होते हैं, उनको गिनिंग किया जाती है, इकट्ठा किया जाता है, फिर इकट्ठा उनको फाइबर बनाई जाती है, फिर फाइबर से उनको स्पिन करके यानी धागा बनाया जाता है, फिर नाइटिंग एंड वीविंग करके फैब्रिक्स बनाया जाता है। और बच्चों अपनी समरी पढ़ लेना बुक की, और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वालों आप तो इसमें से खुद निकाल लेना सारा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ इसमें कि जो आपको सब कुछ पढ़ाया गया ये पूरा चैप्टर ही कवर करा, जो आपकी NCERT एक्सरसाइज है
उसके बाहर कुछ नहीं है। इसमें से ही सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको आंसर देने हैं और अपना एक बार समरी पार्ट पढ़ लेना। आगे देख लेते हैं, वो लास्ट में लिखा है ये थोड़ा सा। संत कबीर वॉज वीवर, वो एक वीवर थे। प्लांट यंस डू नॉट श्रिंक और मेल्ट, जो भी हमारे को प्लांट्स यानी जो पौधों से हमें धागे मिलते हैं वो ना ही श्रिंक होते हैं यानी सिकुड़ते हैं और ना ही पिघलते हैं, पर वो अगर इनको जलाया जाए, मतलब इनका बताने का मतलब ये एक्सपेरिमेंट था ये बुक के एंड में, कि अगर हम कोई धागे लेंगे जो प्लांट से बने होंगे उनको वो श्रिंक और मेल्ट नहीं होते हैं, जब उनको जलाया जाता है वो सिर्फ एक पेपर की तरह जलने की उनकी स्मेल आती है। और जो सिल्क जो एनिमल से आता है वो सिर्फ श्रिंक होता है, बट पिघलता तो वो भी नहीं है, बस वो श्रिंक होता है। एंड सेम एज वूल, वूल भी एक मेल्टी होता है। और स्मेल ऑफ हेयर, और पिघलने पर मतलब जलने पर वो एक हेयर की स्मेल देता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया था कि जो सिल्क है वो एक मीट की जलने की तरह स्मेल देता है। अब जो सील है वो कैटरपिलर से निकलता है और कैटरपिलर एक मतलब एक जीव ही होता है जिसकी वो थूक से वो बनता है। तो क्या सिल्क के जो जलाया जाता है तो उसको एक जलने वाली मीट की स्मेल आती है। और सिंथेटिक यान श्रिंक एंड बर्न, जो सिंथेटिक होता है मतलब जो मैन मेड है जो इंसान बनाते हैं वो श्रिंक भी होते हैं और बर्न भी होते हैं और मेल्ट भी होते हैं और एक उनसे एक प्लास्टिक जलने की स्मेल भी आती है। आइए अब हम आगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ खास है नहीं इस बार। अगर जो खास होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में पहले ही लिख दिया था अपने नोटबुक्स में, जो आपको पढ़ा दिया गया है वही सारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सारा टॉपिक्स दिए थे। तो इस वाले चैप्टर में नोट्स तो इनके नहीं बन पाएंगे क्योंकि कुछ है नहीं, जितने थे नोट्स वो सारे निकाल के रख दिए गए हैं उसी में ही। एग्जाम्पल को मैंने पूरा पढ़ा है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो मतलब लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा ही कवर कर दिया गया है नोट्स में। तो आगे अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए तो अलग से वीडियोस बनाई जाएंगी, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होंगी, ये स्कूल के बच्चों के लिए। पर अभी तो फ़िलहाल के लिए चैप्टर ख़त्म हो गया है ये। और आगे अगली वीडियोस को देखने के लिए 6, 7, 8, 9, 10 साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सभी वीडियोस की डीप नॉलेज रखने के लिए, डीप नोट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से नोट्स ले लीजिए।